हमारे साथ इस समय हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्य मंत्री और कररगंज विधानसभा से पूर्व विधायक योगेश प्रताप सिंह। जैसा कि परसपुर कांड से आप सभी वाकिफ हैं, उसी पर इनसे चर्चा करते हैं कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और क्या क्या और सवाल उठते हैं पुलिस की कार्रवाई पर या क्षेत्र में जो चर्चाएं हैं उस पर। क्या कैसे देखते हैं मंत्री जी इस पूरे घटनाक्रम को, किस तरह आप देखते हैं? देखिए, ये घटना परसों की है जी। और परसों जो मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक था, मैं इस सिलसिले में दिल्ली गया था। मुझे वही जानकारी मिली कि ओम प्रकाश सिंह जो समाजवादी पार्टी के सभासद पद के प्रत्याशी थे, उन पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया। हमको लगा चोट लगी होगी तो हमने तत्काल उनके इलाज के लिए मुख्य शिक्षा अधीक्षक से वार्ता की, कहा कि भाई इस पार्टी के कार्यकर्ता है, आ रहा है, तत्काल उसकी इलाज की व्यवस्था कराइए। 10 मिनट नहीं बीता था कि मुझे खबर मिली कि नहीं, मृत्यु हो गई है। मृत्यु की सूचना मिलने पर मैं अवाक रह गया और मैंने फिर जिलाधिकारी गोंडा और पुलिस अधीक्षक गोंडा से वार्ता की और उनसे अनुरोध किया कि पोस्टमार्टम जितनी जल्दी हो सके करा दीजिए। और पोस्टमार्टम ये हुआ, शाम हो रही थी, नहीं हो पाएगा। फिर पुनः मैंने अनुरोध किया कि रात में ही करा दिए, चूंकि लाश को जिस नृशंस तरीके से उनको मारा गया था, दोनों पांव काट दिए गए, हाथ काट दिए गए, जीभ काट दी गई, मतलब एक हत्या नहीं थी, एक दानवता का पूरा क्रूर तांडव हुआ था। पार्टी के कार्यकर्ता थे। तुरंत मैंने इसकी सूचना अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को दी। उनका निर्देश, और मैं वहीं से तुरंत चल दिया और आ करके मैं रात में करीब 2-2:15 बजे का पोस्टमार्टम हुआ है। रात में बादरी इनके घर पहुंचाई गई। कल सुबह पार्टी की ओर जिले के जितने वरिष्ठ लोग थे, हम लोग सब लोग पहुंचे। क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है कि नगर पंचायत का जब चुनाव था, क्योंकि इस नगर पंचायत पहले नगर पालिका थी, गांव सभा थी, मेरे ही समय में मैंने ही इसको नगर पंचायत बनवाया था। नगर पालिका का दूसरा चुनाव था और जिस व्यक्ति ने हत्या की है, जिसका नाम हत्या में आ रहा है, उदयभान सिंह लल्लन सिंह, ये शुरू से उद्दंड प्रकृति का व्यक्ति था और वर्तमान में 2022 के चुनाव के बाद में कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे कि इनकी उद्दंडता बढ़ती चली गई और इन पर न पुलिस का एक्शन कभी हुआ और न कभी पुलिस इनको प्रताड़ना दी गई। तो ये हत्या आरोपी है ललन सिंह, ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सभासदी लड़ा था और सभासद है ना? ये लल्लन सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही सभासद पद के उम्मीदवार थे और उसको उनके विजयश्री मिली थी। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ही अध्यक्ष वहाँ है और जो अध्यक्ष हैं उनसे बहुत जुड़े हुए हैं। अध्यक्ष और जो यहाँ वर्तमान विधायक हैं वो नगर पालिका पर उनका पूरा कब्जा है, नगर पंचायत पर। उनके परिवार के लोग, कहने को तो अध्यक्ष हैं, नगर पंचायत तो पूरे विधायक जी के परिवार के लोग चलाते हैं, उन्हीं का परिवार बैठकर नगर पंचायत चलाता है। और उनकी उसके बाद में एक घटना हुई थी कि उनकी बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ। बेटियां पढ़ने जाती थी, उसके खिलाफ ओम प्रकाश गए थाने पे, उन्होंने शिकायत की। तत्कालीन जो एसओ थे उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन न लेने की वजह से और उल्टा ओम प्रकाश सिंह के परिवार पर 10-15 सिपाही लेके रात में आ गए दरोगा जी, पूरा तांडव किए और उनको धमकाया कि उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए और नहीं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। बजाय न्याय मिलने के अन्याय मिला उनको, उनका मनोबल वहीं टूटा। जब पुलिस से न्याय नहीं मिला तो उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय की शरण से उनका 156(3) के तहत पास्को एक्ट लिखा गया। पास्को एक्ट लिखा गया था। पास्को एक्ट लिखा गया था? हाँ, पास्को एक्ट लिखा गया था। पास्को एक्ट लिखा गया, छेड़छाड़ लिखी गई और पास्को एक्ट लिखे जाने के बाद में सत्ता के दबाव में पास्को एक्ट खत्म किया गया। कुछ लोग बीच में पड़े, इधर थे उधर थे, 16 समझौते की बात चलाई गई, वो मामला समाप्त करा दिया गया। ये पास्को एक्ट हत्या आरोपी पर ही लगा था? हाँ, हत्यारों पर ही। हाँ, नहीं, लल्लन सिंह पर उनके बेटों पर लगा था, हत्यारों पर ही लगा था, लेकिन पास्को एक्ट समाप्त किया गया। और उसके बाद एक आध घटना और हुई। उनके बच्चों को इनके लड़के ने मारा, लल्लन के लड़कों ने मारा। कल उनके परिवार के लोगों ने हमसे बताया, एक लल्लन के लड़के ने कहीं एक कोई महिला सिपाही थी, उसके साथ उसने अभद्रता की थी। वो नहा रहा था, खुद स्वयं नदी में नहा रहा था, उसने आमंत्रित किया कि आप भी नहाइए आके।
इस तरह की जानकारी के उनके घर पर ही मुझे मिली ओम प्रकाश के। पुलिस उसको पकड़ ले गई, बाद में सत्ता के दबाव में उनको छोड़ना पड़ा। तो कई ऐसी घटनाएं हो गई जिनसे पुलिस का भय उसके मन से निकल गया था। और इधर तात्कालिक कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी जिसमें इस नृशंसतापूर्वक हत्या हो। और जो हत्या की गई है उसका पूरा का पूरा मकसद पूरे समाज पर आतंक स्थापित करना था। ये करना था, एक आतंक का माहौल पूरे नगर में। पता ही, आप नगर में जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, माझा के छोड़ दीजिए, देहात छोड़ दीजिए, जब नगर पंचायत में नगर क्षेत्र में व्यक्ति सुरक्षित नहीं है और दिन के 12 बजे काट डाला जाता है, तो किस तरह की कानून व्यवस्था है, किस तरह का न्याय है, समझ में नहीं आता। एक चीज ये बताइएगा, जैसे लगभग 48 घंटे होने जा रहे हैं, अभी तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पाई है। क्या कारण हो सकता है, किसका दबाव हो सकता है? देखिए, इसमें सत्ता के दबाव में है। आप मुझे कहने में कोई जरा सा भी संकोच नहीं है कि कल जो हम लोगों ने देखा कि कल जो आप लोग भी वहां थे, मैंने जाते ही, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल सुबह फोन आया था मेरे पास, मैं कि कहाँ जा रहे हो, पूरी घटना की जानकारी उन्होंने ली थी। मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने एक ही शब्द कहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आप लोगों के लिए एक संदेश भेजा है कि समाजवादी पार्टी आपके साथ है और हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। और हमारा कोई वर्जन नहीं है, जो परिवार चाहेगा हम उस चीज में परिवार के साथ खड़े हैं। परिवार ने कहा कि नहीं, हमको गिरफ्तारी से पहले हम सौ नहीं देंगे। हमने उनको समझाया भी कि भाई गर्मी का मौसम है, दिक्कत होगी, वो नहीं माने। इस बीच में आग में घी डालने का काम वहां जो अपर पुलिस अधीक्षक थे उनके व्यवहार ने किया। वो दोनों लड़कियों को उनके लेकर के और थाने पे चले गए, ये दिखाने की हमने फल अपराधी को पकड़ रखा है। ये कहाँ तक कानून संगत है कि बच्चियों को वहां लेकर चले जाए, अपराधी को दिखाएं? देखिए, नई जो भारतीय न्याय संहिता बनी है BNS, उसकी धाराओं के अनुसार अगर देखा जाए तो स्वयं अपराध है। किसी भी नाबालिग लड़की को, किसी भी औरत को, किसी भी बच्ची को किसी अपराधी के सामने ले जाना, आमना सामना कराना, ये तो स्वयं एक अपराध है। लेकिन अब किस वजह से ले गए वो मैं नहीं जानता। और उसके बाद चूंकि उस पर कोई दंड हुआ नहीं था, उसको मारपीट मिली नहीं थी, पुलिस का कोई भय नहीं था। वो गिरफ्तारी हुई है अभी जिसको दिखाने लगे? एक कोई चंदन सिंह करके उनका लड़का है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी क्या हुई, परस्पर की जो जनचर्चा है कि वो कल रात में जब हम लोगों का दबाव बढ़ा था और जब उधर से DGP साहब से भी मैंने अनुरोध किया था, DGP उत्तर प्रदेश से मैंने बात की प्रशांत कुमार जी से, प्रशांत कुमार जी ने जब यहाँ जिला प्रशासन को टाइट किया है तो एक बजाय गिरफ्तारी के उनको दिया गया। क्या चर्चा है, चर्चा की अभी आप? चर्चा यही है कि ये गिरफ्तारी नहीं हुई है, स्वयं यहाँ के स्थानीय विधायक ने उनको भेजा थाने पर, और जब से वो नहीं भेजे तब तक कोई गिरफ्तारी अभी तक हो नहीं पाई। आज सुबह भी मेरी थाना अध्यक्ष से बात हुई है, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अब वो कह रहे हैं कल शाम तक हो जाएगी। भाई कब कल शाम तक हो जाएगी? इशारा किधर है आपका? आप कह रहे हैं कि स्थानीय विधायक ने दिया है, तो क्या इस पूरे मामले में स्थानीय विधायक की संलिप्तता है? मैं संलिप्तता की बात नहीं करता, स्थानीय विधायक का संरक्षण है। संलिप्तता और संरक्षण में फर्क है। संरक्षण है उनका, वो व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ है, उनके जितने अवैध काम है वसूली के वो लल्लन सिंह करते थे। लल्लन सिंह के खास लोगों में माने जाते हैं। और आपको मैं एक जानकारी और दे दी कि 2005 में लल्लन के खिलाफ गुंडा एक्ट और गैंगस्टर का मुकदमा कायम हो चुका। उस समय ही गुंडा और गैंगस्टर के ऊपर लगा था। लेकिन मैंने तो इस जानकारी पुलिस को भी कल दी है। मैंने कल पुलिस अधीक्षक से भी कहा था कि आप पहले तो वो मंगवाइए, उस फाइल निकलवाइए पास्को एक्ट वाली। कल पुलिस अधीक्षक ने स्वयं मुझसे कहा है कि मैं फाइल को वापस मंगवा रहा हूं, मैं पुनर्विवेचना का आदेश कर रहा हूं। भाई, पास्को एक्ट में भी अगर सीधे लड़की ने, पीड़िता ने कोई बयान अगर नहीं दिया है तो उसमें खत्म नहीं हो सकता वो, और पीड़िता ने बयान नहीं दिया। कल मैंने उस बच्ची से पूछा भी, उसने कहा मैंने कोई बयान नहीं दिया। तो बिना पीड़िता के बयान के उसको खत्म कैसे किया गया? आपने कहा कि इस हत्या का मेन मोटिव था कि अपना वर्चस्व कायम किया जाए, आतंक फैलाया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करते हैं बुलडोजर की, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की। 48 घंटे हो गए, गिरफ्तारी नहीं हुई, कहाँ है बुलडोजर? देखिए,
बुलडोजर तो मैं आपको बता दूं, कोई न्यायसंगत चीज नहीं थी। बुलडोजर भी एक आतंक का पर्याय था, और बुलडोजर पर तो ब्रेक लोकसभा के चुनाव में जनता ने लगा दिया। अभी परसों नरसों इसलिए मैं कह रहा हूं कि डीजीपी उत्तर प्रदेश का बयान पर 2 दिन पहले मैंने सुना है। बुलडोजर के प्रति उन्होंने क्या सफाई दी है कि बुलडोजर पुलिस नहीं चलाएगी। पुलिस से बुलडोजर अभी इतने चल चुके हैं, उसके बारे में भी सवाल जवाब होंगे, समय आएगा उसका भी सवाल जवाब लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा बुलडोजर चलाना पुलिस का काम नहीं है। अगर अधिकारी होगा, मजिस्ट्रेट होगा, उसके आदेश में होगा, कोई गलत चीज हुई होगी तो उनके आदेश पे बुलडोजर चलेगा। लेकिन अब वो उनको ये गलत नहीं लगता, यहाँ की पुलिस को गलत नहीं लगता। वैसे मैंने कल जब हम लोग उस लड़की को लेके गए, उसके सामने उस लड़के ने अट्टहास करके हंसा, वो लड़की वहां से लौट के आई, बहुत दुखी थी, जब रोई चिल्लाई। हम लोग जान ही नहीं पाए कब महिलाएं बॉडी लेके चल दी हैं, औरतें ही बॉडी लेके वहां पहुंची। हम लोग तो पीछे से दौड़ के पहुंचे। और उसके बाद मैंने बात की, वहां पर जो भी व्यवहार था अपर पुलिस अधीक्षक का कतई आपत्तिजनक था। मैंने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक से भी वार्ता की है, और इस संबंध में मैंने जिलाधिकारी से भी वार्ता की है, उनके व्यवहार के संबंध में। हम कहे ऐसे अधिकारी नहीं है किसी चीज को सुलझा सके, ये और उलझाने वाले अधिकारी हैं। और मैंने आज तक का समय उन्होंने लिया था कि आज तक गिरफ्तारी हो जाएगी। सुबह मैंने, आज ही मैं आपको जानकारी दे दूं, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज कलकत्ता जाना था, ममता बनर्जी जी के यहाँ कार्यक्रम है। सुबह उन्होंने मुझे 8:30 बजे फोन करके अपडेट लिया है कि आज क्या हुआ। मैंने कहा 2 मिनट का मौका दीजिए, मैं तुरंत एसओ से बात की। एसओ ने कहा अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, अभी तक एक आदमी के अलावा कोई दूसरी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक आखिरी सवाल मुझे, गिरफ्तारी एक की हुई है, बाकियों की नहीं हुई है। अगर न्याय नहीं मिलता है इस पीड़ित परिवार को, तो बतौर आप योगेश प्रताप सिंह या समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड होगा, कहां तक जाएंगे? देखिए, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना समाजवादी पार्टी का कर्तव्य है, और इस मामले में कहीं पीछे नहीं हटूंगा। कल हम लोग पूरे दिन डटे रहे, कड़ी धूप के बावजूद भी पूरी लड़ाई हमने लड़ी है। और प्रशासन को हमने ये नहीं कहने का मौका दिया कि एकदम से इसमें राजनीतिक रोटी सेकी जा रही। हमने प्रशासन को समय दिया है, टाइम दिया है कि आप इतना समय 24 घंटे का। और कल जो उप जिलाधिकारी करणगंज ने लिखित आश्वासन दिया है, उस पर उन्होंने 24 घंटे का समय मांगा था कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होगी। आज मैं अभी 3 बजे तक 4 बजे तक उप जिलाधिकारी से वार्ता करूंगा कि भाई कल आपने 4 बजे हम लोग को समय दिया था, आज 24 घंटा पूरा हो गया। उनसे अपडेट लेने के बाद फिर मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से, जिलाध्यक्ष से हम लोग बैठ के आपस में बात करेंगे, और न्याय दिलाने की सारी लड़ाई लड़ी जाएगी। वो चाहे थाने का हमें घेराव करना पड़े, चाहे थाने पर प्रदर्शन करना पड़े, चाहे रोड जाम करना पड़े, जो भी अहिंसात्मक तरीके होंगे। हिंसा का सहारा हम नहीं लेंगे, लेकिन जो अहिंसात्मक तरीके होंगे उससे उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी प्रतिबद्ध है। अभी आसपास साल 2 साल 3 साल के बीच में देखने को मिला कि राजनीति में काफी परिवर्तन हुआ। मारपीट, हिंसात्मक घटनाएं, हत्या, ये सब कुछ ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आपको, क्या था पहले या क्या बदला है, खासकर कर्नलगंज और परसपुर क्षेत्र में? देखिए, ये मैंने अपने फेसबुक पोस्ट में इसका जिक्र भी किया है। राजनीतिक चीजों को जब राजनीतिक व्यक्तियों के हाथ में होता है तो तरीके राजनीतिक होते हैं, और राजनीति जब राजनीतिक व्यक्तियों से हट करके कहीं दूसरे लोगों के हाथ में चली जाती है तो उसका तरीका बदल जाता है। और आज कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र जिस बात को लेकर के तंग है, जिस बात को लेकर के पीड़ित है, वो यहाँ का जो इस समय नेतृत्व है, उस नेतृत्व के परिवर्तन के बाद यहाँ पर मारपीट, यहाँ पर उत्पीड़न, जमीनों पर कब्जे। मैं भी 10 साल विधायक रहा, मंत्री रहा, एक जमीन को नहीं बता सकता। आज कोई तालाब बचा नहीं, कोई घर बचा नहीं, कोई जमीन बची नहीं। सारी जमीनों का झगड़ा समाप्त कर दिया लोगों ने। जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, जमीन लिखे जा रहे हैं, जमीनें बेची जा रहे हैं। अब तो लोग विधायक होने से ज्यादा रियल एस्टेट के का काम करना पसंद करते हैं। विधायक होने बाद रियल एस्टेट शुरू हो जाता है।
अब परसपुर में बेलई नाला पूरा फट गया, पूरा बेलई नाला हो गया। परसपुर बाजार के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण तालाब था, जहां सारा पानी जाता था, आज पूरा का पूरा प्लॉटिंग हो गई, फट गया। तो हम लोग समय के इंतजार में हैं। अब ये जो मैं पूरे इसका परिवर्तन राजनीति पब्लिक से बनती है, आम जनता से बनती है, समाज से बनती है। हम इसके लिए समाज से भी हम अनुरोध करेंगे कि राजनीतिक दृष्टिकोण में जो परिवर्तन आ रहा है, ये हिंसा की तरफ न जाए, ये राजनीति की ही तरफ रहे। हम विकास की बात करें, हम उन्नति की बात करें, हम कहीं रोजगार की बात करें, हम कहीं सृजन की बात करें, इन किसकी तरफ हम लेके जाएं। और ये जवाबदेही जब जनता अपने जनप्रतिनिधियों से लेने लगेगी, जिस दिन, उसी दिन सकारात्मक रूप से इसका परिवर्तन आएगा। और इसके लिए हम जनता से अनुरोध करते हैं कि आपको अपनी मानसिकता बदल के अपने जनप्रतिनिधियों से उसकी जवाबदेही के लिए तैयार होना पड़ेगा। जब तक आप तैयार नहीं होगे, इसलिए कि हम देख रहे हैं कि एक आतंक का माहौल क्रिएट हो गया पूरे प्रदेश में, मान लीजिए पूरे देश में, मान लीजिए। अब इस समय सबसे ज्यादा कौन है? पुलिस। किसी भी एमएलए को कुछ करना है, पुलिस खड़ी, खुद नहीं कहेंगे तो सिपाही आ जाए, दरोगा आ जाए। पहले निपटारा गांव में होता था, अब निपटारा 24 घंटा पुलिस से होता। वो जो कहते हैं दरोगा जी वही ठीक। अच्छा, कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष जिससे आपकी बात हुई, पीड़ित परिवार को कुछ आर्थिक मदद या कुछ कैसे क्या? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैंने उस परिवार के बारे में, उसकी स्थिति बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था, क्योंकि संवेदनशील व्यक्ति हैं वो। तो मैंने पूरी बात उनको बताई कि ओम प्रकाश सिंह जी की मृत्यु हो चुकी है, उनकी पत्नी को लीवर कैंसर है, उनके 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां 2 लड़के हैं, चारों शिक्षारत हैं, और माँ उनकी 90 साल की है, और आज की तारीख में आर्थिक स्थिति में बहुत कमजोर है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे पूरी तरह से मुझे आश्वासन दिया है कि मैं कलकत्ता से लौट करके और परिवार की अच्छी आर्थिक मदद करूंगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इस मामले में पार्टी हमेशा बढ़ के काम भी करती है, हम पार्टी की तरफ से मदद होगी। अहिंसात्मक जो भी तरीके होंगे, उन तरीकों को लेकर समाजवादी पार्टी, पूर्व विधायक, पूर्व राज्य मंत्री योगेश प्रताप सिंह जो हमारे साथ थे, इन्होंने बताया कि अहिंसात्मक रास्ते से वो साथ में खड़े रहेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर ही रहेंगे।